अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। वैसे आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मरिया नकवी और मैं अशफाक इसाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अब तक बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और अगर अच्छा हुआ है तो अल्लाह ताला पूरा दिन उसको कंटिन्यू करे। जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी दुआएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो भरपूर तरीके से पूरे। बिल्कुल जी। देखें, दिन का आगाज़ हमेशा ये बात करते हैं कि अच्छी सोच और अच्छी अप्रोच के साथ और एक अच्छी स्माइल के साथ करना चाहिए, ताकि आप भी खुश रहें, आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी फैलाए ना। लेकिन अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है वो ये कि आपने अभी खबरों में भी देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड की वजह से जो लोग अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे हैं, उनकी तादाद है 9। इट्स ऑन द राइज अगेन। So please be very much careful about it. Be very careful, क्योंकि अब ये है कि जो restrictions हैं वो ना होने के बराबर नज़र नहीं आती। इक्का दुक्का कहीं पर कोई शख्स हमें। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा लाजमी जुज़ बन गया था, मजबूरन या फिर डर के मारे या फिर सख्ती की वजह से, तो लग ये रहा था कि वो सिलसिला जारी रहेगा एक तवील अरसे तक। यानी कि 8-10 साल से पहले तो हम मास्क नहीं छोड़ते, लेकिन अब आप देखिए कि वही लोग जो मास्क पहना करते थे अब उन्होंने भी वो सिलसिला ख़त्म कर दिया है। एहतियात वैसे ख़त्म हो गई है। पहले हर चीज़ सैनिटाइज करते थे, अब नहीं है। हालांकि कितने तरीके हैं जिनसे ये कोविड फैल सकता है। कोविड के साथ साथ वो जो पोलियो के केसेस, हम कल तक बात कर रहे थे कि पोलियो फ्री पाकिस्तान होने जा रहा है जी। अब आप ये देख लें कि 7 शहरों से जो आपके ह्यूमन वेस्ट के जब से इसके सैंपल्स लिए गए तो पता चला कि जी कोविड ये बल्कि पोलियो एग्जिस्ट। अच्छा, हेपेटाइटिस के हवाले से हम पहले ही बात कर चुके थे। साल तक फिर फंस गए। हेपेटाइटिस के हवाले से हम पहले ही बात कर चुके थे कि जी किस तरीके से पाकिस्तान में इट इज़ ऑन द राइज, और 2030 तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। यानी कि पोलियो एक अलग मसला है, कोविड एक अलग इशू है, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस। तो बी वेरी केयरफुल पीपल। आप थोड़े थोड़े एहतियात, हल्की हल्की एहतियात से काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ पे हम नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। पीटीआई के 16 अकाउंट्स की फंडिंग ममनू करार। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का फैसला बरकरार। फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। टोकन के साथ इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होने से बस अड्डों पर रश, आवाम परेशान। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन हैवीवेट चैंपियनशिप, कौमी बॉक्सर तैमूर खान भारतीय हरीफ से टकराने को तैयार। बैंकॉक में आज भारत के वेदांत अग्रवाल से मुकाबला होगा। तैमूर खान इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते की मायूस कुन कारकर्दगी। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग समेत हर जगह नाकामी। मेडल जीतने के दावे धरे के धरे रह गए। बॉक्सिंग में इलियास हुसैन डट गए, मेडल की उम्मीद बरकरार। और शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर हादसे में अपने शोहदा के हवाले से, जो कि बलूचिस्तान में जो पिछले 1 महीने से बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से जो वहाँ पर सैलाब आया है, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए गए थे। अच्छा जी, तो अभी आपको बताएं कि किस तरीके से आप ये देखें कि गम से दिल निढाल हैं, बोझल हैं। कि आप ये देखिए कि एक तो वैसे ही मुसीबत और आफत इतनी बड़ी जो बलूचिस्तान में किस तरीके से जारी सारी सैलाब की सूरत में, और ऐसे में वो शख्सियात जो कि आप देखिए कि किस तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, रिलीफ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, उनका अपनी जानों से हाथ धो बैठना। लेकिन बहरहाल शहादत है, अल्लाह ताला ये मतलब बिल्कुल जी, और हम हमेशा दुआ करते हैं कि वो थोड़ा सा सब्र अता करे। बिल्कुल जी। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर में मेजर सईद शहीद वो भी मौजूद थे, और उनके अहले खानन के हवाले से कहते हैं कि भाई तो छोटा था लेकिन ये काम बहुत बड़े कर गया। शहीदों के अहले खाना का फौलादी हौसला, हमने जितने भी जो शहीद थे जब उनके घर वालों से बात की तो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो जज्बा उनका दीदनी था। वो कहते हैं कि प्यारों की शहादत पर सर फ़ख्र से बुलंद है। शहीद अफसरों का ताल्लुक रावलाकोट, फैसलाबाद, लाड़काना और शकरगढ़ से था। और हमारे जितने भी शोहदा की फैमिलीज़ हैं उन सब के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। और कल का जो दिन था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था, क्योंकि कल एक नहायत ही अहम फैसले की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला जो कि इसी साल के
21 जून को महफूज करके रखा हुआ था वो फैसला, वो केस जो कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जो हेयरिंग थी पिछले 8 सालों से हो रही थी, कल फाइनली उस का जो फैसला है वो सुना दिया गया। 10 बजे हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद ही थे। 10:20 पे जब इस हवाले से टिकट्स भी आना शुरू हुए और हमने आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ भी रखना शुरू हुई, तो फिर उसमें यही बात था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 काउंट्स की जो फंडिंग है उसको ममनुआ करार दिया गया। एंड इट्स नॉट फॉरेन फंडिंग केस, इट्स प्रोहिबिटेड फंडिंग केस। जाहिर है कि उसको फॉरेन में ये होता है कि कोई जाहिर है कि वो एक्ट है 1962 का स्टेट्स के, अगर कोई जमात है इस बुनियाद पे बनाई गई हो कि उसके बनने में किसी गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन या किसी हुकूमत या स्टेट या किसी का भी हाथ हो और फिर उसके बाद वो प्रॉपरली उसको फंड करते रहे हों, तो वो फिर फॉरेन फंडेड पार्टी की मद में वो चीज़ आती है। लेकिन इंडिविजुअल तो 17C का हाँ जाहिर कि फिर ये है कि उसके अंदर फिर काफ़ी वो साकिब निसार साहब का डिसीजन भी था दिसंबर में जो उन्होंने आगे रेफर किया था और डिस्टिंक्ट किया था कि भाई दिस इज़ प्रोहिबिटेड फंडिंग और ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। बहरहाल उनकी अपनी एक डेफिनेशन थी। इलेक्शन कमीशन भी उसी मामले को लेके आगे बढ़ा है और कंपनीज के नाम भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ से ये फंडिंग जो है वो की जाती रही इमरान खान साहब की। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इमरान खान का बयान हल्फी भी गलत करार दिया गया है। फैसले पर वफाकी हुकूमत को कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग मिली। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत की मुशावरत जारी है। 3 ऑप्शंस पर हो रहा है गौर। पहली ऑप्शन ये कि आर्टिकल 17 के शिक 3 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंड सियासी जमात करार देकर मामला बढ़ाने और फिर बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजावीज़ ये भी गौर है। और इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। वैसे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा बिल्कुल। अब ये वल्लाह आलम इस सिलसिले में क्या होता है कि फुल कोर्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। असद उमर साहब इस मामले पे कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है इसको हम चैलेंज करेंगे। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि साबित हुआ कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। 8 साल तक आवाम का वक्त ज़ाय किया गया। ये वो दौर नहीं कि पार्टी पर पाबंदी लग जाए। और साथ में उनका ये भी कहना था कि यकीन है कि अदालत पहले दिन ही इस फैसले को उड़ा देगी। 8 और निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। इमरान खान एक मकबूल और मजबूत लीडर है। ये ANP वाला वक्त नहीं है कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहली दिन ही इसको उड़ा दिया जाएगा। इन 14 पार्टियों की सियासी साख राख बन गई है। ये इमरान खान को अवाम में शिकस्त नहीं दे सके। मैं आज इमरान खान को और PTI को उसकी फतह का दिन करार देता हूं। अच्छा जी, इसी पर अब सूरत हाल क्या बनेगी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। ये काफ़ी इस बारे में बात की जा रही है कि अच्छा, मैं तो हैरान था क्योंकि वो जिस तरह से तज़किरा हम कर रहे थे 1962 के एक्ट का और उसके बाद फिर साकिब निसार साहब के फैसले का, तो ये चीज़ उसी वक्त ही क्लियर काफ़ी हद तक हो गई थी कि जो फैसला आएगा वो ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक आएगा। ये जो बयानिया एक चल रहा था कि फॉरेन फंडेड पार्टी है वो आगे पनप नहीं पाएगा, तो ये इन दोनों में वैसे फ़र्क क्या है आपकी नज़र में, ज़रा आवाम के लिए क्लियर कीजिएगा। मोहतरम, मैं थोड़ा सा दुरुस्त आपको कर दूं। जी जी। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वो लॉ है जिसके तहत ये काम होता है। 1962 का जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्ट था वो 2002 में रिपील हो गया था, तो अभी इसके तहत कार्रवाई हुई। उसके आर्टिकल 6 के तहत ये कंप्लेंट आई। इनके एक नाराज रूठे हुए पुराने साथी थे जो कि खुद भी इस सारे मामले में शामिल रहे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा मामला। इसमें जो फॉरेन फंडिंग की जो टर्म है वो कॉइन की थी एक स्पेशल एक मीडिया ग्रुप ने जिसकी मोहब्बत है PTI से बहुत ज़्यादा और उसके एम्प्लॉयज़ ने। फॉरेन फंडेड पार्टी जो फॉरेन फंडिंग जो है ये कानून में किसी जगह नहीं है, ये लफ्ज़ ही नहीं है फॉरेन फंडिंग का। प्रोहिबिटेड फंडिंग है, फॉरेन एडेड पार्टी है। जी जी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन एडेड पार्टी के लिए जो किया है, उन्होंने इस फैसले में बहुत ज़्यादा अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। असद उमर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें जो TORs में भी नहीं थी,
उन्होंने टी ऑर्स को भी क्रॉस किया। फिर आपके चैनल की एक बहुत ही अलार्मिंग स्टोरी आपने ब्रेक की है कि 2 जजमेंट्स, 2 ऑर्डर जो है ना वो दिए गए। एक ऑर्डर मीडिया को दिया गया और दूसरा ऑर्डर जो कि वेबसाइट पे अपलोड किया गया, उसमें कुछ लाइंस का इजाफा है। अच्छा, और आप ये देखिए ना, कौन से वाले ऑर्डर में ये आपके चैनल जो यहाँ मीडिया को दिया गया है या फिर नहीं जो उस पे वेबसाइट पे जो उसमें 2 मीडिया लाइन को दिया गया और जो वेबसाइट पे है हाँ। उसमें लाइनों का इजाफा किया गया। ऐसे ही है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इसका मतलब है ऑर्डर चेंज किया गया है। ऑर्डर में कुछ चीजें एडिशन की गई हैं बाद में जो कि नहीं हो सकती थी। अब बात यह है कि इससे ज्यादा बड़ी बदनीति क्या हो सकती है कि आप पीटीआई को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। शो कॉज नोटिस का मतलब है कि आप उनको मौका दे रहे हैं वजाहत का कि ये आपके खिलाफ फाइंडिंग्स आई हैं स्क्रूटनी कमेटी की, और बाय द वे ये फैसला भी नहीं है, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कि ये फाइंडिंग्स आई हैं आपके खिलाफ, तो क्यों ना इन फाइंडिंग्स की बुनियाद पे आपके जो अकाउंट्स हैं, जो आप प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो भाग के सरकार जब्त कर ली जाए। और अभी वो प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई है, वजाहत पीटीआई की तरफ से आई नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने ये रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट को भेज दिया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर कल पीटीआई ये वजाहत देने में कामयाब हो जाती है कि आपकी फाइंडिंग्स गलत हैं, फिर तो ये फाइंडिंग सस्टेन नहीं कर सकेंगी, तो फिर रेफरेंस किस तरह भेज दिया गया जल्दबाजी में? तो फिर दाल में कुछ काला नजर आता है ना, बदनीति नजर आती है, फिर गठजोड़ तो फिर नजर आता है। अब आपने वो कंक्लूजन जो है अभी शो कॉज नोटिस इशू किया है, तो उस पर भी तो आपने कार्रवाई करनी है। शो कॉज नोटिस जो है वो वजाहत पार्टी अगर देगी कि आपकी ये फाइंडिंग, इसमें काफ़ी सारी फाइंडिंग्स बहुत गलत हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात जो सर्टिफिकेट और बयान हल्फी गालिबन मदिया ने कहा, मैं आपको थोड़ा सा तस्दीक कर दूं, ये सर्टिफिकेट, बयान हल्फी और डिक्लेरेशन, ये 3 मुख्तलिफ टर्म्स हैं लॉ में। अच्छा। और इनकी जो चाहूंगी आप ये लोगों के लिए भी खुल के बयान कर दें, क्योंकि कल से हम भी थोड़ा बहुत ना कंफ्यूज हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि जब बात हो रही थी कि सर्टिफिकेट जो बयान हल्फी है वो झूठा करार दे दिया गया, फिर आपने कहा नहीं जी बयान हल्फी नहीं, वो तो सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये डिक्लेरेशन, बयान हल्फी और जो सर्टिफिकेट है, इनका फर्क बता दीजिए। जी देखिए, सर्टिफिकेट होता है जो मेरी इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे मैं दे देता हूँ। मिसाल मैं और हम जो सारे वकला हैं वो हम आप जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस करते हैं या उन पिटीशंस के ऊपर हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये पहली पिटीशन है या दूसरी पिटीशन है, जो भी हमें क्लाइंट इंस्ट्रक्ट करता है तो वो हम उसको साइन करते हैं, तो वो ओथ पे नहीं होता, यानी उसमें कसम नहीं दी जाती। तो अगर तू उस पे हो तो फिर सारे वकील ही डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि हो सकता है ना कि क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। इसी तरह से ये सर्टिफिकेट पार्टी चेयरमैन देता है कि ये ऑडिटेड अकाउंट्स मेरे पास ऑडिटर ने भेजे हैं, पार्टी की तरफ से आए हैं, और क्योंकि ऑडिटर ने ये रिपोर्ट दी है कि इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, मैं ये आपके पास सबमिट करवा रहा हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये उसकी ना ओथ होती है ना वो नोटराइज होता है, वो सर्टिफिकेट फॉर्म 1 लग चला जाता है। अब आ जाते हैं एफिडेविट। एफिडेविट होता है, अगर एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे होता है, वो अंडर ओथ दिया जाता है, यानी उस पर अगर कोई बात गलत हो जाए जो कि कागजात नामजदगी के दौरान भी दिया जाता है, ऐसे डेक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं है, तो लिहाजा अगर एफिडेविट दिया जाए और वो स्वॉन होता है और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस फिर मियां नवाज शरीफ वाले हैं। अच्छा, जिसको ये मिक्स करते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज है फैसल चौधरी साहब, जी एक चीज ये है कि जो इसमें इंटेंट भी बड़ी मैटर करती है कि कौन सी चीज कब किसी के हवाले की गई। अब जैसे आप वकील हैं तो वकील जो हैं वो जाहिर है कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी तरीके से। अच्छा, एक शख्स जो कि पार्टी चेयरमैन है, वो नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी हों या इमरान खान साहब हो, तो जाहिर है कि उनकी अपनी पार्टी एट स्टेक होती है, तो ये चीज़ें थोड़ा डिफर नहीं करती? मैं आपकी रिसर्च पे बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है। ख्वाजा आसिफ केस है सर, इस वक्त जो फील्ड होल्ड करता है, जो ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है जी मौजूदा हुकूमत के, उनकी आपको याद है एक डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया, ठीक है, ये कह के कि इसमें इंटेंशन देखनी है।
अगर कोई मिस गलती से हो गई या किसी की गलत इन्फॉर्मेशन है, बल्कि उसके बाद एक 2021 का लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें एफिडेविट था, लेकिन उन्होंने एफिडेविट के कंटेंट्स जो थे वो भी मैच नहीं करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने उसकी बुनियाद पर दिया था, उनकी नीयत जो है वो परजरी की नहीं थी, तो उसको वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही फरमा रहे हैं कि नीयत देखनी है कि जो बंदा जो एफिडेविट दे रहा है उसकी भी नीयत देखनी है, बिकॉज जो जुर्म होता है क्रिमिनल लॉ में उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है एक्टस रियस यानी एक इंटेंशन होती है नीयत, दूसरा एक्टस रियस यानी उस पर एक्ट अपॉन। जब तक ये दो एलिमेंट नहीं मिले तो जुर्म नहीं होता, वो जुर्म साबित नहीं हो सकता। इट हैज टू बी इंटेंशन प्लस एक्टस रियस। तो ये जो दो चीज़ें इस केस में नहीं है। अब बाकी रही बात के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए कि वो अकाउंट जो हैं वो पीटीआई के हैं, आपने उनको डिसोन किया है। इसमें पीटीआई जो बतौर जमात सिर्फ उन अकाउंट्स की जवाबदेह है जो वो खुद ऑपरेट करती है। अगर कोई मसलन कोई अगर चैप्टर दादू में किसी ने पीटीआई के नाम पे अकाउंट खोला है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका या अपना यूनियन काउंसिल लेवल तक तंजीमें होती हैं और वो शफाफत के लिए अपना एक अकाउंट खोलती हैं, वो पीटीआई उसकी जिम्मेदार थोड़ी है। पीटीआई तो उसकी जिम्मेदार है ना जो फंडिंग रिसीव करे मेन अकाउंट से और उसके ऊपर जो डिसबर्समेंट हो रही है उसके लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी जो है, मेरी फर्म जो है और मेरा पर्सनल अकाउंट, ये दो डिफरेंट है, मेरे पार्टनर्स के अकाउंट डिफरेंट है। अगर हमारी फर्म के अकाउंट से कुछ चीज़ जाती है हमारे अकाउंट्स में जो कि अक्सर जाती हैं, तो कंपनी जो हमारी कंपनी जो अपना ऑडिट करती है या जो टैक्स या काम को देती है वो अपने अकाउंट की जिम्मेदार है, वो हमारे अकाउंट्स एज जो इंडिविजुअल पार्टनर्स के अकाउंट है उनकी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो यही प्रिंसिपल आता है उस पे। वफाकी हुकूमत इससे पहले आपने जरा डिक्लेरेशन जो है वो जरा डिफाइन कर दें, क्योंकि जो मेरा अगला सवाल है वो डिक्लेरेशन से ही जुड़ा हुआ है। या डिक्लेरेशन जो होती है, डिक्लेरेशन ये होती है कि आप नोइंगली आपके पास सारी चीज़ होती है, आपकी चीज़, वो डिक्लेरेशन मोस्टली जो होती है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से आती है, वो इंडिविजुअल्स की नहीं होती है। यानी किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना ये कि जी इसकी बुनियाद पे हम ये कर रहे हैं, तो वो डिक्लेरेशन वो हतमी भी होती है, और अगर वो बैक्ड बाय लॉ हो और स्टैम्प हो जाए जुडिशली तो उस पर फिर काफ़ी ज़्यादा वो ऑथेंटिकेट होती है। तो ये तीन मैंने जो आपको मैंने कॉनोटेशंस बताई हैं, तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ मोड्स हैं, और इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस यानी कानूनी असरात जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। सही, क्योंकि जैसे फैसल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी के खिलाफ यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन जो है वो जारी करना पड़ेगा और लाजिम है, और साथ में वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सो क्या वाकई फैसल इससे कोई पार्टी को थ्रेट है या कोई वाकई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? आइन क्या कहता है? मैं दो चीजें आपको जरा फर्क करके बताता हूँ। एक है प्रोसीजर और एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पीटीआई के लिए। प्रोसीजर ये है कि अगर कोई फॉरेन एडेड पार्टी आती है, फॉरेन एडेड पार्टी क्या होती है, आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 के तहत, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से वो फंड लेती हो, तो लेकिन इस मामले में और उसके ऊपर फिर फेडरल गवर्नमेंट को अगर ये पता चले तो फेडरल गवर्नमेंट उसकी तहकीक करती है, और फेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी सब्सटैंशियल एविडेंस लगाना पड़ता है इस बात के लिए कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सलमियत के खिलाफ काम करिए, और फिर वो रेफरेंस जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरा ट्रायल होता है, वो फिर दोनों पार्टीज को सुना जाता है, वो देखा जाता है, फिर उसके बाद ये तो हो गया प्रोसीजर। इसमें एक तारीखी तौर पे एक ही पार्टी पाकिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी नैप होती थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें इराक की सफारतखाने से असला निकला और वो बाकायदा करके उनको बैन किया गया, फिर वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से रजिस्टर हो गई। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली कि पीटीआई के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। देखिए, पीटीआई फॉरेन एडेड पार्टी तो है नहीं इन कॉनोटेशन ऑफ 17(2), बिकॉज जो डिक्लेरेशन दी है इलेक्शन ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो आई है वो 17(3) की है। वो 17(3) ये कहता है कि वो अकाउंटेबल नहीं होंगे अपने अकाउंट्स के लिए। उसमें ये नहीं कहा गया कि ये वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे थे या उस। अब राना सनाउल्लाह साहब तो क्योंकि पॉलिटिकल अपोनेंट है तो वो ही इज टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और मतलब ये जो मेंटेन कहा जाता है कि ये तो हैंड इन ग्लव हैं दोनों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी मोहब्बत बहुत है, इनकी भी बहुत मोहब्बत है, और क्योंकि ये सियासी बयानिए के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, क्योंकि इलेक्शंस में ये जाहिर हो गया है
कि बाय इलेक्शंस जो पंजाब में हुए वो जिस तरह से ये पार्टियां हारी हैं अपनी हुकूमत होते हुए अपना माइट यूज़ करते हुए, इलेक्शन कमीशन की भी बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती थी पीटीआई के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। तो खौफजदा हैं सियासी मैदान में, लिहाजा वो कानूनी टेक्निकलिटीज आप देखिए ना, ये इससे बड़ा भयानक मजाक हो सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आप बैन करने जा रहे हैं, यानी लोगों की जो राय है उसको आप बिल्कुल डिनाउंस करने जा रहे हैं, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने एलेबरेट की, एक्सप्लेन की, जिससे उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, वो जो फैसले के हवाले से कहा गया था ना कि उसके अंदर वो एक लाइन का इजाफा किया गया था जो कि मीडिया को जारी किया गया था, उसमें नहीं था। वो लाइन ये थी कि फ़ैसला वफाकी हुकूमत को मज़ीद कार्रवाई के लिए भेजा जाए। तो इस पर यह कहा जा रहा है कि ये मीडिया को जो जारी किया गया था उसमें नहीं था और ये फरमाइश की गई है, ये तजावीज़ नहीं इस तरह से दी जा सकती। ओके, ठीक है, चलिए जी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के हवाले से अक्सर बात की जाती है कि पंजाब का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू सिंध, बलूचिस्तान में तो खैर हमें ना होने के करीब नज़र आता है और खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर है, लेकिन अभी वहाँ चल रही है हड़ताल। हड़ताल क्यों हो रही है जनाब? क्योंकि जो टोकन के साथ इनकम टैक्स का हुआ है निफास, उस पर ट्रांसपोर्टर्स ने कर दिया है पहिया जाम हड़ताल। मुल्क भर में बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट उन्होंने बंद कर दी हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। और सत्ती, ये दिन ब दिन इजाफा होता है, कभी नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल कम होने पे किराया कम किया गया? अभी हुआ तो 3 रुपए की खतीर रकम कम की गई है फी लीटर, वैसे में उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचाया गया? वरना उससे पहले वैसे पिछले में 18 भी हुआ था, उससे भी कुछ नहीं हुआ था ना, उस पर भी कुछ नहीं हुआ था, हाँ। इजाफा ही होता है। तो मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सुबह सुबह काफ़ी अफराद उनके आसपास मौजूद हैं, उनके दरमियान घिरे हुए डट के खड़े हैं। तो मज़हर भाई बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, ये जो हड़ताल चल रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स? जी बिल्कुल, लाहौर में आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, उनमें बसें एसी, नॉन एसी और वैगन, कोचेज़ तमाम बंद हैं। और ये यहाँ पर लोग अपने घरों से आते हैं मंजिल मकसूद पर जाने के लिए, लेकिन जब यहाँ से हड़ताल का बोर्ड है लगा हुआ है, बसें बंद हैं, यहाँ से कोई बस किसी भी शहर को रवाना नहीं हुई, तो उसके बाद वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। यहाँ से फिर नाउमीद और मायूस वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर जो इन अड्डों पर दिहाड़ीदार थे हज़ारों अफराद, वो बेरोज़गार हो गए हैं क्योंकि इनको तो रोज़ाना उजरत मिलती है। और उसके बाद अब हम जानते हैं कि जो इनका इनकम टैक्स और टोकन टैक्स 15,000 से फ़ी बस सालाना 4 लाख रुपए किया गया है, 27 गुना इजाफा किया गया। असल मसला ये है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तो फ़ारूक आज़म नियाज़ी, ट्रांसपोर्टर हैं। फ़ारूक साहब, असल मसला क्या है, हड़ताल क्यों किया? हड़ताल हमने ये इनकम टैक्स और टोकन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले हमारा पर सीट था 300 रुपये, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है पर सीट 8,000 रुपये। पहले हम 15,000 पर ईयर दे रहे थे, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 4 लाख रुपया। बहुत ज़्यादा वफाकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया, ना ही कोई मीटिंग्स बुलाई है, ना इस पर बैठे हैं। जैसे ही इनको कोई IMF या कोई भी कह रहा है तो उस तरह ये इजाफा करते जा रहे हैं। ये गैर कानूनी इजाफा है, इसलिए हम हड़ताल पे चले गए। तो ये कितने दिन जारी रहेगी? कोई हुकूमत का राब्ता हुआ है आपसे? दूसरा दिन हो गया हड़ताल को। गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया और ये हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक चल सकती है। ये समझ रहे हैं कि 1 दिन या 2 दिन बाद ये खुद ब खुद खोल देंगे, हम हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। ये अपने और प्रोग्रामों की तरफ लगे हुए हैं। इनको कोई लोगों का ख्याल नहीं है कि पूरा मुल्क जाम है, पूरे मुल्क में हड़ताल है, हर शहर में, कराची से खैबर तक हड़ताल है और ये कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जी ये फ़ारूक आज़म नियाज़ी, उनका कहना था कि हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगी और जब तक हुकूमत उनके मुतालबा तस्लीम नहीं करती। उनका बड़ा मसला ये है कि जो टोकन टैक्स और इनकम टैक्स 4,15,000 से बढ़ा के 27 गुना इजाफा किया गया है। फिर उसके बाद छोटे छोटे मसाइल मुतालबात भी हैं, जिनमें मोटरवे पुलिस है, मामूली बातों पर चालान कर देती है। फिर जो ये टॉल टैक्स है,
बात हमें भी पता है कि वो जो भी बातों में चलान करती है वो नज़्मो ज़ब्त की अगर आप खिलाफ वर्जी करें तो ओनली वो देन वो करती है, वो हर चीज़ को मनवाने के लिए आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी इस्मतुल्लाह न्याजी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। पूरे मुल्क में ये देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है, तो मेन आपके क्या मुतालिबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए कोई भी, मैं अभी बात सुन रहा था आपके नुमाइंदे के लाहौर से और आपका तासुर भी, कोई भी शख्स जो है अपने चलते कारोबार को खुद बंद नहीं करता। देखिए हम लोग कोरोना जब से शुरू हुआ है उस वक्त से पिसते हुए आ रहे हैं और आप जिस तरह कह रहे थे डीजल के रेट एक दफ़ा नहीं बढ़े, 30 रुपये फिर 30 रुपये फिर 120 रुपये, मतलब 150 से बढ़कर 278 रुपये हो गया। तो किराया हमने क्या बढ़ाए, 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये। अब जो है इस वक्त मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के नुमाइंदे जो कि ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान के दर्द के लिए रो रहे हैं और पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करने के लिए, अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इन सीटों पे आके बैठते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद है और इनको ज़रा सी खबर नहीं है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी हमारी आवाज़ बने, इनको बताएं कि, और ये हमारे मिनिस्टर साहब जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि देखें जी हमने इतनी महंगाई कर दी, इतने रेट बढ़ा दिए और सड़कों पर कोई भी नहीं आया। तो देखें ये बातें जब आपके जहन में होंगी या आप ये सोच आपकी ये होगी तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। देखें आज हम नया फ़ैसला करने जा रहे हैं, अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, ना सुना तो फिर यही होगा, पूरा पाकिस्तान जो है सड़कों पर आ जाएगा और सड़कों पे पूरे पाकिस्तान पे सड़कों पे हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और चाबियाँ हुकूमत को दे देंगे, भाई ये खुद चला लो, और ये पूरा पाकिस्तान इस तरह बंद हो जाएगा। ये अभी तो हमने पुरअमन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है और पाकिस्तानी तरीके से हम जो है ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं। वो तो उस सूरत में उनके काम आता कि जब आप सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते, जबकि आप गुड्स ट्रांसपोर्टर होते तो आपके कंटेनर वगैरह उनको सड़कों की ब्लॉकेट के सूरत में काम आते, अगर से कोई जलसा या धरना की सूरत होती। अब तो वैसे नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ज़ाहिर है आपके लिए भी और आवाम के लिए भी, क्योंकि आवाम परेशान होते हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर आपसे कोई अभी तक कोई राब्ता किसी नौयत का हुआ है, क्योंकि हड़ताल आपकी चल रही है, लोग तो बहुत परेशान हैं, कोई सरकारी सतह पर किसी ने अप्रोच किया आपको? जी ऐसा तो इस वक्त तक तो कुछ भी ऐसा मामला नहीं हुआ और ये तो मैं यही तो बता रहा था आपको कि ये खुद चाह रहे हैं कि रोड हम बंद करें और ये हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान जब ये हम सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो ये नहीं है कि 2-4 गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह आज देखें पूरा पाकिस्तान बंद है, अगर मुश्किल है तो बंद है ना जी। देखिए हम लोग अगर कारोबार जारी रख सकते तो हम अपना ऐसा काम ना करते। देखिए अब अगर हम एक मुश्किल में आ गए हैं, ये गैर ज़रूरी जो फैसले होते हैं, हम इनको बार बार एक बात कहते हैं कि जब भी कोई काम करें अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाकर, पाकिस्तानी लोग हैं ना हम जी, पाकिस्तान का सोचने वाले हैं ना, और ये पैसा जो भी इकट्ठा हो रहा है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए थोड़ी इकट्ठा हो रहा है, ये तो बाहर जाने के लिए हो रहा है। अगर यही पैसा जो बाहर टैक्स लगाकर बाहर के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वापस दिया जा रहा है, यही पाकिस्तानी अवाम से लेकर इस मुल्क पे चलाया जाए तो पूरी कौम जो है इस काम के लिए तैयार है। मगर क्योंकि इनको पाकिस्तान चलाने की किसी या अपोजिशन हो या ये हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, हमारा सिर्फ कारोबार से एक ताल्लुक़ है। और ये कि इन दोनों को चाहिए ना, ना अपोजिशन बोलती है ना हुकूमत बोलती है। देखिए हुकूमत आपसे राब्ता नहीं कर रही है, आप लोगों ने पहिया जाम हड़ताल कर दी है और आपने पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर दी और आपने कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है ये हड़ताल आपकी जारी रह सकती है। लेकिन उसमें देखिए मसला तो ये है कि जो पिस रही है वो आवाम पिस रही है, क्योंकि आपने देखा है कि खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, किसी ने पढ़ने जाना हो, किसी के यहाँ कोई घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो लोगों के पास यही जरिया है कि लोग अपने घरों जो सबसे अफोर्डेबल था, हाँ, जो परदेश से अपने घरों को वापस लौट के जा सकें। लेकिन समहाउ अब लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जी जो ट्रांसपोर्टर्स है, आप अभी सुन भी रहे थे, उन्होंने भी पहिया जाम हड़ताल की हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो जो पार्टी सफ़र कर रही होती है ना, वो आवाम होती है। बस अल्लाह ही उनके हाल पे रहम करे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे।
जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा हम स्पोर्ट्स के वाले से बात भी कर लेते हैं। और आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो इस वक्त बरतानिया में जारी है और पाकिस्तान से शिरकत के लिए एक बड़ा दस्ता भी वहाँ पर रवाना हुआ था। गोगी कल मैं देख रही थी जो उनकी स्विमिंग के जो कंपटीशन है उसमें पाकिस्तानी गर्ल्स डिड रियली वेल। हमारे साथ माहूर शहजाद बहुत दफ़ा बाखबर सवेरा हमारे शो की जीनत भी बनी है। इवन शी वाज डूइंग अमेजिंग। बहुत सारे तो इसमें लोग हैं जो मतलब शी डिड अमेजिंग इन द सोलो इवेंट, बट जो डबल्स थे वो उसमें वो उनको शिकस्त हुई। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी विक्ट्री को प्रोजेक्ट भी किया। कामयाबी बहरहाल कामयाबी है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होता है। और ओवरऑल हमने ये चीज़ देखी कि जो तवक्कुआत थी उस पे वो पूरा नहीं उतरे। मेडल्स हमने जो हैं वो नहीं जीते। वुमेन्स क्रिकेट टीम पहले बार रॉस से फिर भारत से हार गई। हॉकी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच बराबर किया। न्यूजीलैंड से 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त खाई। जिमनास्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें मोहम्मद अफसल पाँव में मोच आने की वजह से पहले ही राउंड में आउट हो गए थे। बैडमिंटन में पाकिस्तान को भारत और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई। स्विमिंग में तीनों जो तैराक जो थे वो नाकाम रहे। लेकिन जो मैंने कल खवातीन के हाँ भाई, लेकिन अच्छा मसला पता क्या, इनमें से जो बहुत सारे लोगों से हम बात भी करते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई हमें हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट शामिल सरपरस्ती तो हमें हासिल नहीं थी। हम तो अपने तय सारे काम कर रहे थे। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब इनमें बहुत सारे लोग अपने तय काम कर रहे थे तो आपको इतनी नाराजगी इनसे क्या हो रही है, मुझे बताएं ना। ये बात आपकी सही है, इस पे जरा बात कर लेते हैं ना। इस पे तो उनके घर वाले नाराज हो रहे होंगे कि बेटा सारे फंड तो हम लगा रहे हैं। इस पे जरा बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जो कि बैन सूबाई वजारत बराए राब्ता की साबिक़ वज़ीर हैं। और ये वजारत जो है वो मुख्तलिफ फेडरेशन जो कि खेलों के उनके दरमियान राब्ते का काम करती है। अच्छा, फहमीदा साहिबा के बारे में एक बात बड़ी ज़बरदस्त ये है कि वो बचपन से लेके स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं। और मतलब क्या ज़बरदस्त, उन्होंने एक दफ़ा हमारे साथ बाखबर सवेरा ही में बताया था कि भाई क्या क्या उन्होंने कारनामे दिखाए हैं खेल के मैदान में। फहमीदा साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। और बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये अपनी वजारत के दौर में आप बड़ी मुतहरिक नज़र आई, हमारी भी आपसे गुफ्तगू होती रही। और ये जो एसोसिएशन थी, ख़ास तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन को उसको आड़े हाथों भी लिया था। जाहिर है कि जो परफॉर्मेंस और कारकर्दगी रही और आपस में जो इनका एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ये क्या वजह है कि अभी हमारी इतनी नाकिस कारकर्दगी रही? बहुत शुक्रिया इशफाक एंड मदीहा। देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ कि मैं 3-3.5 साल बाकायदा एक ये माफियाज हैं, चाहे स्पोर्ट्स फेडरेशन हो या ये ओलंपिक एसोसिएशन हो, इनके साथ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल होता है टू रेगुलेट। जब तक आपकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगी और जब तक ये पूरा इनके सिस्टम सही नहीं होंगे, आपकी स्पोर्ट्स इनके हाथों में हॉस्टेज रहेगी और हमारे मुल्क के बच्चे इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। देखिए, पैसे देना या फंडिंग करना ये तो एक आती है नेशनल। आपको पता है कि स्पोर्ट्स इस वक्त प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये तो नर्सरीज होती हैं, बाकायदा स्कूलों से होता है, नीचे क्लब लेवल से होता है, और वो जिम्मेदारी आती है सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन की और सूबाई हुकूमतों की। और जब टीम एक लेवल तक पहुंच के आप तो सिलेक्ट करके हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है जी ये 4 बच्चे हैं, अब आप इनकी इतनी फंडिंग करें, जो कि आखिरी साल में हमने, क्योंकि पहले तो मैं पूरा उसको रेगुलेट कर रही थी और आपको पता था कोविड की वजह से काफ़ी हमारे बंद भी रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद रहते थे, लेकिन पिछले 1 साल से पूरा हमने इनकी कैंप्स भी लगाते रहे हैं और इनको पूरी ट्रेनिंग्स भी देते रहे हैं। और इनके लिए जहाँ जहाँ जिस फेडरेशन ने हमसे कहा कि हमको कोचेस की जरूरत है, हमने वो कोचेस भी प्रोवाइड की। बट जब तक रेगुलेशन नहीं होगी, आज भी अगर आप इनके देखें कंटिजेंट में तो इतने सारे ऑफिशियल्स गए हुए हैं, 35 बच्चे कम हैं, एथलीट कम हैं और ऑफिशियल्स इतने ज्यादा हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इस बार भी आपने ऑफिशियल्स की बात की और मेरा अगला साल में आपसे इसी वाले से पूछने लगी थी। ऑफिशियल्स 35 गए हैं। जी जी मतलब बिल्कुल। इनको उस टाइम मौका मिलता है दुनिया घूमने का, ये कोई चेक नहीं करता कि जी ऑफिशियल जा रहे हैं। जब इतने ऑफिशियल जा रहे हैं फिर तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे जीत कर आए, जितने भी लोग जा रहे हैं वो जीत कर आए। बिल्कुल सही कह रही है मदिया, लेकिन जब वो ऑफिशियल्स में आपके अपने दोस्तों और आपने ऑब्लाइज करना हो, और आप जो ये ओलंपिक एसोसिएशन है ये पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान के नाम से जो भी बाहर से भी इनकी फंडिंग आती है
उस एक्सपेंस पे ये लेके जाते हैं और काफी हैं जो गवर्नमेंट भी पे करती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके आपको उस वजह से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, हम किसी को जवाबदेह नहीं होंगे, फेडरेशन भी ऑटोनमस है और पीओए भी ऑटोनमस है, तो जी फिर पाकिस्तान का आप नाम इस्तेमाल जब कर रहे हैं, क्या आप किसी इंटरनेशनल एनजीओ को अलाउ कर सकते हैं क्या आके आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलें? यही चीजें थी कि जो मैंने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, और वो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो मैंने पूरे रीजन की चेक की, पूरे रीजन की देखी कि भारत में कौन सी इस्तेमाल होती है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है और दूसरी जगहों पे कि किस तरह वो रेगुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी दी और आज ये कहा जा रहा है कि नहीं जी वो तो गलत थी और अब उसको दोबारा से देखा जाए। मतलब एक दफा फिर आप इन्हीं ही माफिया के हाथ में आ जाए। जब तक फेडरेशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक फेडरेशंस अपने क्लब लेवल तक अपनी नर्सरीज नहीं बनाएंगी और वो पूरा एक ट्रांसपेरेंट उनकी इलेक्शंस नहीं होंगी, तब तक आपके मुल्क की स्पोर्ट्स बेहतर हो ही नहीं सकती। तो और उसके लिए बहुत बड़ा रोल ओलंपिक एसोसिएशन का भी होता है और वो तो बिल्कुल मादर पिदर आजाद हैं। उसमें उनके एक सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, क्योंकि जो जनरल साहब सबकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा सफर किया। बहुत शुक्रिया जी फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। लो जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, टेलीविजन स्क्रीन से जुड़े हुए होंगे और देख रहे होंगे बाखबर सवेरा, क्योंकि आपके साथ मौजूद है मदिया नकवी और अशफाक के साथ सत्ती। और बात ये भाई वो बारिश का, बारिश का क्या सिलसिला है, खत्म हो गई है बारिश का सत्ती समझ में नहीं आती भाई। कभी कभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आज का दिन होगा सनी तो हम बहुत सारी इतनी चीजें कर सकेंगे, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि दूर खड़ा काला बादल होता है ना, वो कहता नहीं भाई आऊंगा, मैं तो बरसूंगा, लेकिन हल्का बरसता है जी। लेकिन अभी आपको पता है ना दूसरा स्पेल, और ये हम तो वैसे ही बचपन से देख रहे हैं कि जब भी 14 अगस्त पे पूरी झंडियां लगा के फारिग होते थे, बारिश हो जाती। लेकिन वो आप लाहौर में देखती थी। मैंने सुना कराची में भी ही होता था। कराची में बारिश इस दफ़ा हमने ये देखा है कि तसलसल से हो रही है। भले ड्रिजल ही क्यों ना हो, लेकिन पिछले 15, 16, 17 दिन में कोई एक दिन उसने मिस नहीं किया। तो वैसे ऐसा ही रहे, हल्का फुल्का आपको पता होगी इस बार सादा खुशबू तो सही रहे ना। इस बार कराची में 4 अगस्त से कुछ 4 अगस्त कहा जा रहा है कि 10 से 14 अगस्त के दरमियान भी एक अच्छा हैवी स्पेल कराची में एक्सपेक्टेड है और बारिशें होंगी। सो अल्लाह पाक खैरियत रखे। और उन तमाम तो सूबों के वाले से भी हमने बात करनी, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के वाले से हम रोज़ बात करते हैं कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि बद से बदतर होती चली जा रही है जी, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, क्योंकि बारिशें मुसलसल हो रही हैं और बारिश मुसलसल होगी। और एफर्ट आप किसके एफर्ट की बात करें सकी? आप पीडीएमए की बात करें जो कि कई तरह से काम वो सिर्फ आके जैसे बताते कि चाहे जितने लोग मर गए, आप उनके एफर्ट्स के वाले से बात करें। आप बलूचिस्तान हुकूमत के वाले से बात करें कि जिनकी जो तर्जुमान है वो इस्लामाबाद में बैठ के हमसे बात कर रही होती हैं, आप उनकी बात करें। आप किन के एफर्ट्स की बात करें? मैं तो सिर्फ पाक फौज के एफर्ट ही देखती हूँ सर। वो इस्लामाबाद में बैठ के हमें कह रही होती हैं कि आप भी निकले हैं, हम तो निकले हुए हैं, मतलब बलूचिस्तान से वो निकली हुई हैं खुद। और हमें कह रही होती हैं कि आप वहाँ पर आएँ। हम तो यहाँ पर बैठ के सारे हर रोज़ हाईलाइट कर रहे होते हैं बलूचिस्तान का मसला, और जितने सादा अंदाज में कर सकते हैं उस अंदाज में करते हैं। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी सोच की बात है। तो मैं यही बात कर रहा था जो शुरू से हम कर रहे थे कि भाई अफवाज पाकिस्तान ने तो यहाँ पर भी अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन सिर्फ एक ही इदारे की तरफ देखना ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। अब पढ़ाई होगी पाक में। नौशहर फिरोज के नौजवान उस्ताद ने पाक में रियाजी और फिजिक्स की क्लास लगा दी। सोशल मीडिया ऐप पर भी लाइव सेशन, जरूरतमंद तलबा से फीस भी नहीं ली जा रही। खूबसूरत नजर आने के लिए खूबसूरत बाल भी जरूरी। बालों को कलरफुल करवाने का रुझान बढ़ने लगा। माहिरीन के मुताबिक रंगों में मौजूद केमिकल्स और बिजली के आलात का इस्तेमाल बीमारियों का बायस हो सकता है। मुल्क में पोलियो का खतरा खत्म ना हो सका। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 7 बड़े शहरों में वायरस की तस्दीक हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 4 बरस बाद सेविज मेन पोलियो वायरस पाया गया।
और सिंध में दरिया और नहरों में आबी किल्लत खत्म होने पर शहरियों की बड़ी तादाद दरिया सिंध पहुंच गई। गोताखोरी और नहाने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया की खामोशी कोई बड़ा हादसा जन्म दे सकती है। अच्छा जी, तो बात यह है कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, हाँ। और ऐसे में फिर जुगाड़ के हवाले से भी कुछ ऐसे ही अल्फाज और जुगाड़ के हवाले से आपको पाकिस्तानी को पता है कोई सानी मौजूद ही नहीं है जी। तो अब आपको जो मनाजिर हम दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि आपको ये तो वैसे इल्म होगा कि जब बारिश हो जाती है और सड़कों में पानी होता है तो फुटपाथ तक को नहीं बख्शते। अब ये जो है वो बेसिकली बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं जिनको बिछाया जाना है, लेकिन अभी वो बाहर खड़ी इंतज़ामिया की बेइज्जती को तक रही हैं अपनी सिंगल आंखों से। कह रहे मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, तो ये भी तो बड़ी बड़ी पाइप्स कह रही हैं, अब लेकिन ये इन पाइप्स में से पानी गुजरना था गालिबन, या अब लोग गुजर रहे हैं। सीवेज गुजरना था, लेकिन अब यहाँ से गुजर रही हैं मोटरसाइकिलें और उनके ऊपर हैं जिंदा और जावेद इंसान। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से वो इस का फायदा उठाते हुए लेकिन देखिए पाइप बनाने वाले ने ना सही काम नहीं किया सती। गाड़ी कैसे गुजरेगी? ओहो, सड़क तो आपके सामने है, ये तो ज्यादती हो गई। ज्यादा रफ्तार में आए तो आधी तो गुजर ही सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल अभी इतनी छोटी गाड़ी बड़ी नहीं है। आप हंस रही हैं इस सितम ज़रीफ़ी पे, लेकिन बहरहाल बात यह है कि देखें ये भी स्लो गुजर सकते हैं। तो बास में सड़क भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि हमारी सहल पसंद कौम है जी। तो वो ये चाहती है कि उनके लिए आसानियाँ रहें। तो अब यहाँ पर बारिश से बचा भी जा सकता है, और भी पाइप्स बड़े मौजूद हैं जी, बिल्कुल। लेकिन इन पाइप्स पे भी पूरे शहर में मैं तो कहती लेकिन हूँ। एक चीज़ है, मैं इंतज़ामिया को ज़रा इस पे कहूँगा कि ज़रा नज़र रखे, थोड़े कैमरे आसपास लगा लें कि बाइकों पर ही लोग गुजरें, हाँ। वैसे पैदल ना गुजरें क्योंकि तखलिया खासा यहाँ पर बिल्कुल। इस साथ में मैं कह रही हूँ वाइड एंगल से बनानी थी ना, ताकि मुझे पता चले कि जो सड़क पे और कैसी है। हाँ। ऐसे तो नहीं कि चलो बस सड़क, इन्होंने कहा चलो भी हम भी जरा मशहूर हो जाएंगे, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। तो खैर ये हमने सुबह सुबह एक्सप्लेन कर दिया। हाँ। तो अब हम ज़रा संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि भाई बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि मदीहा हम बात किया करते थे जब शुरू में जब ये ईद से कबल भी जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त माल मवेशी हमने बहते हुए देखे थे बलूचिस्तान में, उस वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये सिलसिला, ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, और ये तबाही की एक दास्तान रकम करेगी। उसके बाद से हम मुसलसल उस पर फोकस करते रहे, और हम तो ये बात करते थे कि इस बारिश और सैलाब का किसी दूसरे सूबे से कंपैरिजन नहीं बनता, कर सकते, क्योंकि तबाही मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बात तो करेंगे, पहले तो ज़रा हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन पहले अवाम कितनी परेशान है बलूचिस्तान में, क्योंकि हम रोज़ आपको बता रहे हैं, रोज़ गुजरते दिन के साथ, कि आज मरने वालों की तादाद क्या हो गई। जो मरने वाले हैं वो तो चले गए, लेकिन जो वहाँ पे रह गए हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बेसर सामानी के हाल में गुजर रही है। लोग क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। हुकूमत कुछ भी मुझे पास नहीं करता है, ना आता है न बीता है, और मुझे हालात देखो, हालात बहुत ख़राब है। न पैसे हमारा पास होता है, हम गरीब लोग के किधर जाओ, ये किधर आ रहे किधर जा रहे। यहाँ पे हालात आप खुद देख सकते हो, वो सामने घर है, सारा तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, सारा पानी में चला गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हमें रिलीफ नहीं मिला है, कोई इमदाद नहीं आया। यहाँ पे खेमों का ज़रूरत है, 40 घर है यहाँ पे, तकरीबन 10 कैंप मिला है यहाँ पे। हमारा तो हालात बहुत ख़राब हो गया, हमारे ऊपर पानी आ गया, सारा घर ले गया, हमारे घर में पीने का पानी भी नहीं है, सारा बच्चे बीमार है, हमारे पास न डॉक्टर का पैसे, कुछ भी नहीं रहा। लोग बहुत ही कसमा पुरसीम का शिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेंट सिटी भी है, पीने का साफ़ पानी बच्चों को मुयसर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद सैलाब के बाद जो वहाँ पे वबाई अमराज फूट पड़े हैं, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी एक तरीके से ना होने के बराबर, मतलब है ही नहीं। और अभी भी देखें, लोग सत्य यही बात करें कि वो डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो मुफ्त कैंप लगाने चाहिए। बिल्कुल जी, कैंप लगाने के लिए जगह अलॉट होनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर उनको खाने पीने के लिए कुछ अशिया दी जाएं, क्योंकि माल न्यूट्रिशन और जो गंदे पानी का अगर वो इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो उससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी। तो ज़रा बात कर लेते हैं इस पर। अतिया ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पहले दिन से बड़े मुफस्सल अंदाज में हुक्काम की आंखें खोलने की कोशिशें करती हैं, और उस पर जो है वो हम देखते हैं कि काफ़ी अताब भी होता है, कुछ वीडियोस भी बनाई जाती हैं, हमारा भी नाम लिया जाता है और उनका भी। तो अतिया बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर जाहिर है कि ये तो एक ज़बू हाली की एक दास्तान ये इलाका भी रकम कर रहा है जहाँ पर आप हैं, कि झुग्गियाँ आसपास कुछ दिखाई दे रही हैं। बताइएगा कहाँ हैं आप।
बिल्कुल इशफाक, इस वक्त मैं कोयटा एयरपोर्ट रोड, बड़ी नाम से ही पता चलता है बड़ी मसरूफ़ मारूफ शाहरा, यहाँ पर इससे मुत्तसिल किली है, किली अलमास। यहाँ पर 400 नफूस आबाद हैं, 40 घर थे। सैलाब आने से पहले, सैलाब आने के बाद झुग्गियों में तब्दील हो गए और ज़रगून घर से जो पानी आया और वो सैलाबी रेला जो है, बहुत सी किलियाँ यहाँ पर आबाद हैं जिन्हें आप कस्बे कह सकते हैं या टाउन्स कह सकते हैं, उनको अपने साथ बहाता हुआ ले गया। उनमें किली अलमास के बदकिस्मत लोग भी शामिल हैं जिनके कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए और उसके बाद ये बेचारे अपनी मदद आप के तहत यहाँ झुग्गियाँ लगा के या झोंपड़पट्टियाँ बनाकर बैठ गए हैं। हालत इस कदर बुरी है कि बयान से बाहर। अब मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी और मैं अर्ज़ करने जा रही हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के फासले पर महकमा PDMA का अफसर जो है दफ्तर मौजूद है, उसके साथ साथ उनका गोदाम मौजूद है, लेकिन इन बेचारों के पास कोई भी नहीं आया। हालत इस कदर अबतर हो चुकी है यहाँ पर कि ये लोग ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं कि जिस दिन से मैं यहाँ पर आ रही हूँ ये लोग बारहा मुझसे यही सवाल करते हैं, बाजी और बारिशें तो नहीं होंगी। जब बादल आते हैं तो इनकी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, बाजी बादल आ गए हैं, बारिश तो नहीं होगी। और मैं सिर्फ इन्हें तसल्लियाँ ही दे सकती हूँ। यहाँ पर जब पहुँचती हूँ हुकूमती इक़दामात, क्या यहाँ पर ज़िला इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। अभी मेरी इन लोगों से जब बात हुई इशफाक, तो इन लोगों का कहना ये था कि दिन में तपती हुई इस वक्त मेरे लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि चटियल मैदान है, तेज धूप है। इस धूप में ये लोग पड़े हुए हैं, सुबह का वक्त है, मदीहा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और बच्चे जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से हैजे का शिकार हो गए। बहुत बुरी सूरत हाल है, खून के मोशन लगे हुए उन बच्चों को और उसके साथ साथ यहाँ पर मैदान में सांप और बिच्छू निकल रहे हैं। जो अफराद हैं उनको सांप ने काटा है, जिनमें खातून शामिल है, 3 बच्चे हैं जिनको बिच्छू ने काटा है और ये बेचारे हॉस्पिटल जाने से इसलिए रह जाते हैं कि इनके पास अब एक कौड़ी भी नहीं है कि अजीम साहिबा है, वो जितनी अजीम बातें कर रही थी और पता नहीं कि क्या कुछ समझाने की भी कोशिश कर रही थी, तो क्या वो उनको ये हालत ज़ार लोगों की नज़र नहीं आ रही कि हमने यहाँ पे कैंप लगाना, एटलीस्ट मेडिकल कैंप तो लगाएं यहाँ पर। ये बच्चे मर जाएंगे अगर सैलाब से बच गए तो जो हालात है उनसे मर जाएंगे। मदीहा, इसीलिए मैंने कहा था कि हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। महकमा PDMA का दफ्तर 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ से उनकी बिल्डिंग नज़र आती है। जिस दिन बारिश हुई इन लोगों ने फ़ोन किया लेकिन PDMA के दफ्तर से कोई बंदा इनकी दादरसी को नहीं पहुँचा। यहाँ के एक खान हैं, MPA भी हैं, उन्होंने इनको चंद एक जो है वो 10 टेंट फराहम किए 400 अफराद के लिए, 40 घरानों के लिए, और उस दिन वो थोड़ा सा राशन भी देकर चले गए लेकिन वो इनके लिए नाकाफ़ी था। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो गए नौजवान, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैं जब भी आती हूँ ये मर्द और ख़वातीन मेरे आगे रो रहे होते हैं कि आप लोग उनसे बात करें, क्या हुकूमत कुछ भी नहीं करी। मदीहा आपके सामने है, उस दिन हमने मोहतरमा फराज अज़ीम शाह से भी जब बात की थी तो उन्होंने बहुत कोशिश की बताने की लेकिन वो बता नहीं पाई। ये जो है ये कोयटा में मौजूद इलाका है, यहाँ पर आप किसी टाइम जब मैं पहुँच सकूँ तो ज़िले इंतज़ामिया के लिए पहुँचना मसला नहीं है। बिल्कुल यहाँ से ही करीब जब मैं एक किली में गई, सुरगर के करीब वो किली है, यानी वहाँ से जो है पानी आता है, सुरबंद उस किली को कहा जाता है। वहाँ पे एक्सीवेटर जो है उसमें डीजल नहीं था और पानी जो है उन लोगों की पूरी किली को उड़ा के ले गया। अब एक्सीवेटर में जब डीजल आया तो अगले दिन धूप निकल आई थी और उसने कोशिश की कि वो वहाँ खुदाई करके पानी का रुख चेंज कर सके। लेकिन मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा सैलाबी रेला जो हमारा जो कोयटा है वो 400 पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। बहुत सी किलियाँ जो हैं वो पहाड़ों के दामन में बनी हुई हैं। अब वहाँ पर अगर पानी का रास्ता है तो मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि उन जगहों पर पानी के रस्तों में आप गांव, कस्बे या किलियां क्यों आबाद कर रहे हैं? अगर आबाद कर देते हैं तो पानी का रुख तो मोड़ें। अब वहाँ पर जो है वो एक्सीवेटर के जरिए खुदाई करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वहाँ खुदाई हो नहीं सकती। अब सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल ये है कि अगर बारिशों का दूसरा स्पेल आता है तो जो हमारा स्पिन कारेज वहाँ पर एक झील नुमा काफ़ी बड़ी जगह है, लोग उससे पिकनिक पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर एक डैम है, अगर मदीहा वो डैम टूट जाता है तो वो कोयटा की आधी आबादी को अपने साथ ले जाएगा और बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि वो झील भरी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, मुझे बस ये बता दें आखिर में कि ये मुझे बता दें, पाक फौज के जवानों को तो हमने देख लिया यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। ये जो अभी आपने कहा कि 1.5 किलोमीटर पे PDMA का ऑफिस भी है, उसका कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया हो, चलो उसको भी छोड़ दें क्योंकि PDMA की हमें समझ में नहीं आती ना कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
कोई और एक वो जो MPA यहाँ पर है जिन्होंने 40 लोगों में 10 टेंट तकसीम कर दिए, उनका एहसान था, उन्होंने कर दिया, थोड़ा बहुत खाना भी दे दिया। कोई और है यहाँ पे? मतीहा, मैंने इन लोगों की आप तक आवाज़ भी पहुंचाई, वो इसी वजह से पहुंचाई कि मोहतरमा फराह अज़ीम शाह ने कहा कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, आप हमारी बात सुने। आज मैंने आवाम की आवाज़ इसलिए पहुंचाई कि चलें, अगर हम खुदा ना खास्ता आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो लोगों की आवाज़ तो आप सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग पहले दिन से रो रहे हैं मतीहा, इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर अब तक कोई बंदा नहीं आया, जिला इंतजामिया सूबाई हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पर नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने भी पहुंचा। जब दौरा किया तो उसके बाद भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी तो फिर क्या हो सकता है? या अल्लाह पाक बलूचिस्तान के लोगों का हामी और नासिर, हम यही दुआ कर सकते हैं। और अपने तई जितने भी लोग यहाँ पर, एक बार हम फिर से कहेंगे आप लोगों से कि जो साहिब सितात लोग हैं, खुदारा ये वक्त है इनकी मदद करने का। तो अपने बलूच बहन भाइयों को जो स्पेसिफिकली इस सैलाब से गुजर रहे हैं, जिनके जो कुनबे हैं वो जड़ गए हैं, जिनके घर मुनहदम हो गए हैं, उनका साथ आपने नहीं। और जाहिर है कि ये सोचें ना कि ये मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, नागहानी आफत कहीं पर भी आ सकती है। ये ना सोचिए कि आप अपने घरों में महफूज बैठे हैं तो ये मुसीबत का आपको सामना करना नहीं पड़ सकता। ये मुमकिनात में से है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों की मदद करें और अल्लाह ताला आपको भी मुसीबतों से महफूज रखे। लेकिन जब अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो तो लोग भी आपकी मदद को आएँ। तो ये एक बड़ा मैसेज है और जाहिर है कि ऐसा हुक्मरानों को भी ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते एक और मसले के वाले से हम बात करेंगे। और वो मसला ये है कि हम आजकल देख रहे हैं कि किस कदर जो गाड़ियां हैं, क्योंकि देखें ना, अभी मैं पैसे जमा करती हूँ कि जी हाँ मैंने फलानी गाड़ी लेनी है, और 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि जी उस गाड़ी की कीमत में तो और इजाफा हो गया। बस तो मैं पैसे जमा बस करते हैं 2 महीने बाद मेरे पास वो इंस्टाग्राम पे हर 10 दिन बाद मैसेज आ रहा होता है, 15 दिन बाद मैसेज आ रहा होता है कि फलानी गाड़ी की कीमत इंक्रीज हो गई, फलानी की। और ये भी नहीं कि कोई 1-8 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 13 लाख दे, लेकिन वो 40, 50 लाख की गाड़ी। एक और अलमिया ये है कि एक हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है ओन मनी, ठीक है जी, उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं वो अपनी जगह। अच्छा, फिर बाकी जो है टाइम देते हैं कंपनीज के तवज्जुद से कि वो कहते हैं कि जी सिस्टमेटिकली चलते हैं, 8-10 महीने बाद डिलीवरी होगी। उसके बाद चक्कर ये होता है कि वो गाड़ियों की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा करते हैं और फिर ब्लैकमेल भी करते हैं कस्टमर्स को कि जी इतने पैसे दें। यानी कि आप ये देखें कि अरबहा रुपया, एक जानिब हम बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, हम बात करते हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद हम जैसे लोगों की कम हो गई है, और एक जानिब ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अरबों रुपए, तकरीबन 150 अरब रुपए से ज़ायद उन्होंने फंसाए हुए इस वक्त कार कंपनीज के पास कि वो जनाब किसी तरीके से उनकी गाड़ियाँ मिल जाएं, लेकिन है नहीं। अब ये है कि एक छोटी सी गाड़ी 660 से 1000 सीसी के दरमियान की गाड़ी, अब आपको देखिए कि 32 लाख रुपए से ऊपर की उसकी कॉस्ट जा चुकी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और बाकी गाड़ियों की कीमतों में जो गाड़ियाँ 30 लाख रुपए की आज से तकरीबन 1.5 साल पहले होती थी, 30-32 लाख की रेंज में, वो 60 से 70 लाख की रेंज में चली गई है। और वो गाड़ियां जो आप आते एग्जैक्टली आप वो गाड़ियां जो कि हम नहीं समझे, तो ऐसी बात ना करें, कुव्वत खरीद नहीं है ना हमारी। हाँ, ये बात है, कुव्वत खरीद हमारी एग्जैक्टली बहुत मुतासिर। लेकिन आप खुद सोचें, देखिए वो गाड़ियां जो कि आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले आपको आराम से 20-22 लाख में मिल जाती थी, वो गाड़ियां भी एग्जैक्टली डबल द प्राइस, वो तमाम तो चीज़ें हो गई हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया और काफ़ी अरसे बाद हाजी साहब आप तशरीफ लाए। हाँ बिल्कुल, इतने कम टाइम में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी बात ये कि हमने बहुत सारी गाड़ियों का सौदा करके आए होते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने गाड़ी का सौदा करके आई हूँ और मुझे गाड़ी डिलीवर होनी 3 महीने बाद, मुझे 1 महीने बाद कॉल आएगी जी कि आप 4 लाख एक्स्ट्रा देते। मैं कहूँगी जी क्यों? तो उन्होंने कहा अगर लेनी है तो अभी ले लें, वरना आप पैसे जो दिए थे ना डील वो आप वापस ले जाए हमसे, जो बयानी आपका हमारा सारा हुआ था। ये क्या हो रहा है? ये किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग हो रही है? देखें, ये हमारी बदनसीबी रही है कि आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बने, हम असेंबलर्स हैं। सुजुकी जब 1981-82 में आई थी तो एक डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुआ था कि सुजुकी अब पाक सुजुकी होगी और आइंदा 5 साल के बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करके गाड़ी को एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आज तक हम असेंबलर्स हैं जी। 1988 और 90 के दरमियान टोयोटा और होंडा वजूद में आ गई। सेम स्प्रिट, वही डिलीशन प्रोग्राम
कि 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। आज तक हम असेंबलर्स हैं और देखें आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। आज अगर वो नहीं आएगी आप गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। तो आप देखें कि उस वक्त की हुकूमतें और आज तक की हुकूमत सब इसमें इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आज तक इनसे पूछा गया कि आपने मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की? जब तक गाड़ी आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी आप मोहताज हैं CKD SKD असेंबली के। डॉलर ऊपर जाता है तो ये डॉलर की बात करते हैं, यन ऊपर जाता है फिर यन की बात करते हैं। और अभी स्पेशली जो वो रोकी गई हैं, इंपोर्ट्स रोकी गई हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिक इस वक्त हुकूमत ने कुछ नादानी भी की है और कुछ बहुत बड़ी गलती भी की है। ये जितनी भी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं ना, तो LC खुलती है पाकिस्तान से, स्टेट बैंक LC खुलता है और आपके मुल्क से ज़र मुबादला यानी डॉलर जो है वो बाहर जा रहा होता है। जी। तो ये तो हम मानते हैं कि हुकूमत ने फिलहाल आर्जी तौर पे उससे रोका कि मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो गाड़ी भी भेजता है, डॉलर ड्यूटी भी बाहर से भेजता है। समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी भेजता है वो डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है आपको, आपने उसको भी बैंड लगा दिया। तो ये मेरी समझ से बाहर है। अभी ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ बुकिंग है उसमें 150 अरब रुपए जो है लोगों के फंसे हुए हैं। आपकी इत्तला के लिए 150 अरब तो सिर्फ 6 महीने के हैं, पूरे अगर साल के लगाते 300 अरब रुपए लोगों के बुकिंग के मद के इनके पास पड़े हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं एंजॉय? बैंकों को इंटरेस्ट पे इन्होंने पैसा दिया हुआ। और वो भी है कि वो कहते हैं कि पैसे नहीं देने तो पैसे वापस ले जाओ, और वो भी डिवैल्यू आपने पिछले दिनों देखा इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए और लोगों से कहा है कि जनाब आप कि हम गाड़ी दे नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने CKD SKD असेंबली के ऊपर बैंड लगाया हुआ है, आप अपने पैसे ले लें, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और दूसरे सेम डे मतलब दूसरे दिन अखबार में आ रहा है कि जी हमने प्राइस बढ़ा दिए। जब आपके पास CKD नहीं है SKD नहीं है असेंबली नहीं है, आप प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं? सिर्फ टोयोटा ने 9,10,000 से लेके 31.5 लाख रुपए तक, जी फॉर्च्यूनर में देख रही थी कैसे 31.5 लाख रुपए तक। अच्छा ये तो देखे ना, ऐसे फिर होंडा है उसने भी कोई 7,85,000 से लेके 14.5 लाख रुपए तक। फिर किया वाले हैं उन्होंने भी 8 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक। फिर होंडाई वाले हैं उन्होंने भी 8 लाख से लेके। उसका असर ये भी है, आप ये देखें कि मतलब आप ये देखें कि कुछ कंपनीज को लाइसेंस भी दिया गया था कि ताकि अफोर्डेबल गाड़ियां आम लोगों के लिए बन सकें, लेकिन अब वो भी कुछ सिलसिला। ये भी हमारी बदनसीबी है कि जिन लोगों को ये दिया गया था उस शख्स ने 23,000 गाड़ियां इंपोर्ट की। जी। जबकि हमारा लॉ ये कहता है कि 100 गाड़ियां आ सकती हैं और बाकी पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल होंगी। और आज हो क्या रहा है, उन गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिल रहे। नहीं यार ये तो एक अलग बात है, चले हालात सही होंगे तो पार्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आपने पाकिस्तानी कानून के तहत जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लागू होता है आपने कितनी बड़ी वायलेशन की। 100 कहाँ, चले ये तो जो होगा होगा उसको तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये जो भेड़िए बैठे हैं जिनके मुंह खून लग चुका है 40-40 साल से, आवाम को क्या दे रहे हैं? मजाक कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आज तक वो सुजुकी वाले को देखें, एक वो डब्बा बेचता है बोलान के नाम से, वो आज से 30 साल पुराना डब्बा आज तक असेंबल कर करके दे रहा है हमें। बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा कि वो मेहरान हमने लड़ लड़ के ख़त्म कराई, वो भी हमें 22-23 साल तक वही लूटते रहे। तो क्या हम इतनी गई गुजरी कौम है, हम क्या इंटरनेशनल लोगों के साथ चल नहीं सकते? देखिए सारे मसले का हल क्या है, आज भी अगर हुकूमत तय कर ले। अच्छा एक चीज़ ये है कि जब हम कंपैरिजन्स की बात करते हैं ना, कि आप ये देख लीजिए कि पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लें, जापान की अपनी बात कर लें, हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ इतनी छोटी 607, इंडिया तो चलें 660 से भी कम सीसीज की गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर टाटा वाले और ये बना रहे हैं और अफोर्डेबल भी। यहाँ पर 32 लाख से ऊपर की गाड़ी, ये जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें तो पहले दिन इन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की जिसको मैं कहता हूँ, एक इसमें आता है सेमी हाइब्रिड सिस्टम, वो इन्होंने इसमें से निकाल दिया। जबकि जापान के अंदर वो मौजूद है, इंडिया में मौजूद है। इंडिया में वो गाड़ी 4.25 लाख रुपए की है। अगर इंडियन रुपीस स्ट्रांग है भाई 9 लाख रुपए हो गए, 9 कर लें, 12 कर लें, 12 लाख कर लें, 27 लाख की गाड़ी कर दी, 5 लाख रुपए उस पर ब्लैक मार्केटिंग ऑन। आप लफ्ज अच्छा निकाल रहे हैं, ऑन बेसिक ये ब्लैक मार्केटिंग। साल का अरबों रुपया ये ब्लैक मार्केटिंग नजर जाता है। किसके जेब में जा रहा है?
तो देखिए, पकड़ेगा आम कौन? कार शहजाद डीलर साहब, मतलब हमें पता है, हम खुद भी जब लेने जा रहे होते हैं और हमें गाड़ी जब चाहिए तो कहते हैं जो ओन आपने इतना देना है, और ये ओन ले रहे होते हैं, तवातुर से ले रहे होते हैं, और कई कई लाखों में ओन ले रहे होते हैं। इनको पकड़ेगा कौन, मुझे आप ये बताएं। देखें, पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम था बेनामी अथॉरिटी, जी जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आती थी। ठीक है। वो उन प्लाटों को भी पकड़ती थी जो बेनाम अपने मजदूर के नाम पे, अपने गेट कीपर के नाम पे। इसी तरह वो अथॉरिटी ने इन कार डीलरों को, जो कंपनी के साथ मिले हुए थे, इनका इन्वेस्टर और ऑथराइज डीलर, इन्होंने बहुत उस ज़माने में ये बदमाशी की है। एक एक शनाख्ती कार्ड तो दूर की बात है, वो प्रायोरिटी के नाम पे, प्रायोरिटी क्या भाई, इसका कोटा बंधा हुआ है, क्यों बंधा हुआ है? हम पैसे दे रहे हैं, 6-6, 8-8 महीने आपने पैसे रखे हुए हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही। आपने अभी गाड़ी ब्लैक में ली, आपके नाम से 4 दिन बाद पेपर भी आ रहे हैं। वो आदमी सफ़र कर रहा है जो 8 महीने से बुक करा के बैठा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी पिछले दिनों कितना बड़ा मजाक किया इन्होंने, अखबार में देखे कि अपने पैसे वापस ले लें। वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ ये इंक्वायरी की जाए। वो गाड़ियाँ जिन्होंने 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गाड़ी बुक कराई थी, उनको गाड़ी नहीं दी गई, उनको कह रहे हैं कि जी पैसे ले जाए, यानी कि उनके पैसे लेके जनाब 8 पुर्जे संभल किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको गाड़ी के पैसे 8 महीने पहले ये हालात तो नहीं थे ना, नॉर्मल जिंदगी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा था। लेकिन अदर देन दैट हमने ये देखा है, मतलब देखें, अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, मैं मोबाइल खरीदने के लिए गई हूँ, मैं मोबाइल देखूंगी, टटोलूंगी, हाथ पे पकड़ के, ठीक है, फिर उसके पैसे दूंगी, अगर मैं लाखों में दूंगी मुझे समझ में भी आएगी। मैं एक गाड़ी के इतने मिलियंस में पैसे दे रही हूँ, जो कि ना मेरे भी सामने है, जो भी कहते हैं ना मार्जे वजूद में ही नहीं आई, और बाद में फिर मैं 8 महीने बाद वही फिर मैं धक्के खा रही हूँ। लेकिन आपने उसका ख्वाब तो देखा ना। आप वो यस यू राइट। आप मुझे बताएंगे दोनों जाने वारंटी किसको कहते हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या पहले पेमेंट देते हैं बाद में खाना खाते हैं, या पहले खाना खाते हैं फिर पेमेंट देते हैं? हाँ, तो बताए ना हल क्या इसका। हाँ, ये देखें, ये असल में बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके साथ पता नहीं क्या एग्रीमेंट किया हुआ है कि ना वो प्राइस में बोलेंगे, ना वो क्वालिटी। आपको पता है आपकी हर गाड़ी वो चलती फिरती 302 है, आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0 है, जीरो। अब अल्लाह अल्लाह करके कुछ गाड़ियों में एयर बैग्स नहीं, वो भी फरमाइश है। 2,70,000 रुपए आपको एक एयर बैग के देने पड़ते हैं। आपको इस बात का अंदाजा है? महंगी गाड़ियों में जो एयर बैग्स लगे होते हैं, जो एयर बैग्स लगा के बेच रही होती है, वो एयर बैग्स नहीं खुलते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 3 कंपनियां क्या हमारे को लूट रही थी? कम थी? जो आपने 10 कंपनियां और भेज दी, वो भी लूट मार में लगी हुई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जनाब कंट्रोल किया जाए, ऐसा ना हो कि ये टोयोटा होंडा सुजुकी के रंग में ये भी रंग जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये जापानी जो गाड़ियाँ हैं, इनका भी स्टेटस क्या है? देखिए, इस वक्त मैं मुफ्ती इस्माइल साहब से अपील करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आज सुबह बाखबर सवेरा के तवज्जुह से मैं अपील करना चाहता हूँ। एक वो शख्स जो समंदर पार पाकिस्तानी, डार साहब से करेंगे या मैं डार साहब से भी करना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं वज़ीर आज़म साहब से भी करना चाहता हूँ, मैं मुफ्ती इस्माइल साहब से भी करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गाड़ी बाहर से समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है ना, आपको वो खुदारा डॉलर ड्यूटी भेज रहा है। आप खुदा के लिए तो देखें, आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, आपको मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर चाहिए, वो आपको आ रहा है, आपने उसको भी बैंड लगाया हुआ है। क्यों? कि अब तो वो भी महंगी आएंगी सर। मैं आपसे एक बात कहूँ, इस वक्त जापान में जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं 32 लाख रुपए, वो 3 साल पुरानी गाड़ी, टोटल 4 लाख पाकिस्तानी की गाड़ी है। आप उस पर हमसे 10 लाख ले लें, 15 लाख ड्यूटी ले लें, नहीं क्यों नहीं? अभी भी उनकी मार्केट में क्या इतनी, उसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड देखें, उसका पेट्रोल एवरेज देखें, वो पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, और दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापान अपनी आवाम को देता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जितनी गाड़ियां आती है जापान से, ये डोमेस्टिक कार्स होती हैं, इसका नेमुल बदल नहीं है। ये जो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो कुछ और होती है, लेकिन जो अपनी आवाम को, जापानीज गवर्नमेंट जो अपनी आवाम को गाड़ी देती है, उसकी क्वालिटी अलग, उसकी बात ही अलग है। मैं ये देख, इस वक्त मैं कोई मेरा ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं इन लोकल असम्बलरों से, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, कोई सिंगल गाड़ी, आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 11 लाख गाड़ियाँ हैं, ये टोटल सब मिलके 3.5 लाख गाड़ियाँ सबल्ट कर रहे हैं, 3.5 लाख गाड़ियाँ। बाकी इसके अलावा 8 लाख गाड़ियाँ लोग जो है 10 साल 15 साल जो रोडों पे चले, वो लेने पे मजबूर है। क्यों ये हो रहा है? क्यों नहीं एक काम अगर कर लिया जाए, खुदारा कोई तो उठाइए कदम
कोई तो उठाए, अगर नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से कहता हूँ, मैं जो हमारे चीफ जस्टिस उनसे कहता हूँ, इनके ऊपर एक इंक्वायरी तो बैठाएं, ये चेक तो करें, ये दो हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, हमें दे क्या रहे हैं फिर यार? कहने से काम नहीं बनेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा ताकि भी तमाम लोगों की परेशानी इस वाले से। आपके प्रोग्राम की तरफ से मुझे चीफ जस्टिस साहब बुलाएं, मैं सारे इनके चिट्ठे जो है ना पिटीशन तो वो भी जाऊं भाई। सो मोटो तो बहुत सारी जगहों पे लिया जा सकता है, लेकिन ये तो यहाँ पे अगर नहीं पाकिस्तानी ले रहे तो आप फिर आप सर 300 अरब रुपया इनके पास पड़ा हुआ है, 300 अरब रुपया। आप ये देखें ना, इतना बड़ा केस है, आपको तो केस बना के जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर मेरी आवाज जा रही है सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल जा रही है, लेकिन आपको अपनी दरखास्त बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ये भी करूंगा। देखें, इस वक्त मुल्क को पैसों की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है, पैसों से बड़ा डॉलर की जरूरत है, और समंदर पार पाकिस्तानी आपको डॉलर भी देने के लिए तैयार है ड्यूटी की मद में, और गाड़ियां आपकी मुल्क की जरूरत। देखें, आज हर शख्स की जरूरत है गाड़ी, भाई लग्जरी नहीं है। जिसके 2-3 बच्चे हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? क्या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। हम बहुत बात करते हैं, इंशाल्लाह एसएम साहब जो है वो अब सुप्रीम से राब्ता भी करेंगे, दरखास्त और अर्जी भी लेके जाएंगे। पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन हो सकता है ना देख रहे हो, लेकिन अर्जी लेके जाना जरूरी है ना। देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया हाजी साहब, तशरीफ लाए आप हमारे पास। और बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि आ नहीं रही, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सिनेरियो नहीं है, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आपके पास पैसे आ सकते हैं, डॉलर्स आ सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक है। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छे बाल अच्छी पर्सनालिटी की निशानी होते हैं। कभी आप देखेंगे कि कुछ लोगों की बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी होते हैं, बहुत प्यारे फीचर्स उनके होते हैं, माशाल्लाह बाल छोटे हैं, कलर कंची आंखें भी होती हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ना, मेरे बाप पे आ गए, कंची आंखें भी होती हैं, कपड़े बड़े ज़बरदस्त पहने होते हैं, लेकिन बाल उनका उजड़ा चमन होते हैं। तो कसम खुदा की सारी पर्सनैलिटी ना वहीं पे तय करके आप साइड पे रख देते हैं। तो बालों का आपकी पर्सनालिटी को बनाने में इतना अच्छा हाथ होता है, और अक्सर हम भी खवातीन अक्सर बात पे रिलेट कर सकती है कि व्हेन इट्स अ गुड हेयर डे, इट्स अ गुड डे। सो बहुत लेकिन एक चीज ये है कि मदिया पहले ये होता था, मतलब आज आप आज से 20 साल 30 साल पहले चले जाएं, वो तब तो मैं पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त ये हुआ था, जी रातें निकाल के, तो उस वक्त ये होता था कि आप ये सोचिए कि खवातीन सिर्फ जब व्हेन दे वर इन देयर 40s या उसके बाद जाके हेयर कलर की तरफ जाती थी, मतलब डाई की तरफ जाती थी, मर्द हजरात भी जाते थे। अब चक्कर ये है कि यार आप देखें 12-13 साल की 14 साल की लड़कियां स्टार्ट हो जाती हैं अपने बालों को डाई करवाने में, एंड इट हैज बिकम अ फैशन। ये फैशन तो है, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों के बाल आजकल बहुत जल्दी सफेद भी हो रहे हैं। हम 12-13 साल के बच्चों को भी देख रहे हैं, तो बालों का एक तो बाल सफेद हो रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स आपको बाल डाई भी कराना है, लेकिन डाई में क्वालिटी कैसे इस्तेमाल करनी है? नहीं, वो तो अपनी जगह, ये जो लिखा हुआ है ये मैं उन कलर्स के नाम भी नहीं बता सकता। ये तो जी हमने देखा कि किस तरीके से जो है डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं वो आजकल आए हुए हैं, और उनको फिर आपने बालों में कराया तो अब अच्छे लगते हैं ऑफ कोर्स, मतलब हमने और एक बालों में 4-4 कलर्स भी होते हैं। हाँ एक बाल, और फिर वो कुछ बड़े नियॉन तरह के, और फिर जो है हाँ ये फैशन में तुमने भी कॉलेज में इस तरह की बहुत फैशन की ना, तो मैं तो खैर जब शो में आई थी, अब मेरी भी थोड़ी आपके ज़माने में होता था ये टेल ग्रीन थी, बिल्कुल जी हाँ, मैंने तो शो में भी टेल ग्रीन फैशन किया था। लेकिन मसला ये है कि कौन सा आपने डाई इस्तेमाल करना है, क्योंकि नॉट एवरी डाई इज गुड फॉर योर स्किन। बहुत सारे डाई जो ऑफ कोर्स आपको रूट्स में लग रहे होते हैं, तो पता चलता है फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं। और कुछ ऐसे भी हम देखते हैं कि जो खवातीन बाज़ औक़ात कराती हैं कि उनके बाल कम काले होते हैं, सर की जिल्द ज़्यादा काली हो जाती है। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वेरी नाइस टॉपिक, और ये टॉपिक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक्चुअली आजकल डाइज इतनी ज़्यादा आ गई हैं, और उसमें पीपीटी होता है, पैराफिनाइल डायामाइन, जो एक्चुअली आपके बाल के कलर को डार्क रखता है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी लोग बढ़ा देते हैं। आपको पता है मेहंदी में भी कलर डाल रहे हैं वो लोग, उसके वजह से एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, और उसके अंदर हमें बड़ी एलर्जीज आती हैं, लोगों को बड़े मसले होते हैं, आई सोलन हो जाती हैं, यंग बच्चे जैसे डाई कर रहे हैं। वाइट बालों का ही बता दूँ, विटामिन डी की कमी से भी वाइट बाल जल्दी हो रहे हैं। और मैं एक्चुअली मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, विच इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान और सिंध के उस पे है, बॉर्डर पर है। तो कराची से, सिंध से, बलूचिस्तान से बहुत पेशेंट आते हैं हेयर डाई के एलर्जीज के साथ। हब रिवर रोड साइड, बिल्कुल हब रिवर रोड पर है। तो यहाँ पर ये होता है सर कि हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ पेशेंट्स हैं। ज़्यादातर ये होता है मेहंदी लगा कर आता है, जब मेहंदी में भी आपको पता है ये कलर डाल दिया जाता है, ये पीपीटी जो हेयर डाई डाल रहे हैं, और लोग हेयर डाई घर पे भी बना रहे हैं। उसमें ऐसे एप्लीकेटर्स हैं जो कि वक्ती तौर पर आपके बालों को अच्छा कर देंगे। जैसे आपने कहा
आपकी स्कैल्प पूरा काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, खारिश हो जाती है, उसमें दाने हो जाते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि पूरी बॉडी पे एलर्जी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पर व्हेन आई यूज्ड टू बी इन बैंकॉक, तो वहाँ पर एक दफ़ा ज़बरदस्ती मेरे बाल जो है वो डाई किए गए थे, वो दोस्तों वगैरह ने किए थे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त पहले ब्लीच किया था बालों को, फिर उसके बाद डाई किया था। हाँ। ये क्यों होता है? देखिए दैट इज अ राइट मेथड, हाँ। बेसिकली वही होना चाहिए। बालों को पहले पीला या सफेद के करीब कर दो, क्योंकि ताकि वो पहले कट डाउन, दैट्स राइट, कट डाउन होता है। अब क्या होता है यहाँ पर हर कोई अपने लिहाज से, अच्छा फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू तो है ना सबके साथ, तो लोग अच्छा सस्ती सस्ती इतनी 2 नंबर चीज़ें आ गई हैं। तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा इस आपके शो के थ्रू कि आप प्लीज़ ये जरूर देखा कि अमोनिया फ्री हो और अमोनिया फ्री हो और पीपीटी की क्वांटिटी कम हो। उसमें पीपीटी जरूरी होता है। पीपीटी पैराफिनाइल अमाइन डाई में लगता है पीपीटी, ये इसका एक केमिकल है। हाउ कैन वी रीड इट? हाँ, उसमें लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स में। दोबारा बता दें ताकि लोग हमारे सुन लें। पैराफिनाइलिन डायमाइन ये एक केमिकल है जो कि बालों को आपको डार्क लुक देता है, जो देर तक आपके बाल डाई जो रहते हैं। ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एक खास क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। आप एक ज़रूर चीज़ करें, मैं सबको बताऊंगा कि जो हेयर डाई लें तो आप उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ा करें। जिस हेयर डाई में इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए वो 2 नंबर है, बिकॉज देखिए इंग्रेडिएंट्स इतना जरूरी है। ये एक एफडीए अप्रूव्ड है, यू हैव द राइट टू नो कि आप क्या यूज कर रहे हैं। एफडीए अप्रूवल तो पाकिस्तान में कौन पूछता है? इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी होना चाहिए, 1% से कम हो। यूजुअली परसेंटेज नहीं लिखते हैं इसकी, लेकिन ये कि ये इसके एक क्वांटिटी होती है। और फिर इसको पहला पैच टेस्टिंग जरूर करें, पहला यहाँ पे लगा के देखें, अगर लाली खारिज जलन लगे तो आप। अच्छा मेरी एक बात सुने, आपने एफडीए अप्रूवल की बात की, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर ड्रैप का कोई अप्रूवल एफडीए अमेरिकन है ना? इट्स वेरी सैड जी। यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा इसमें हो, क्योंकि मैंने देखा होता है ठेलों पे डाइस बिक रही हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लास्टिक पुड़ियों में, उसमें ये सब डालते हैं। अच्छा लोग बड़े खुश हैं कि भाई हमें सस्ती चीज मिल गई, उसमें ये पीपीटी ज्यादा डाल दी उन्होंने, ज्यादा देर तक जी। कोई ऐसा है कि जो अब देखें कि हमारे यहाँ लो इनकम क्लास भी है, मसाइल तो बाल तो हर किसी के सफेद होते हैं ना, तो उनके लिए कोई ऐसा बताएं कि जो। मैं तो बहुत इजी से आपको टिप बताता हूँ, अगर आप सिर्फ कलौंजी और कॉफी इसको मिला के बालों में लगाएं, बहुत प्यारा कलर आएगा। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ डाई, इट्स जस्ट अ हेयर मेकअप। तो यू कैन यूज इट स्पेशली फॉर पीपल, क्योंकि जिनको डाई का प्रॉब्लम होता है, उनको एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, ये एक एलर्जी होती है। मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ IgE, वो आप जरूर करवाइएगा। स्पेशली जिनकी फैमिलीज में एलर्जीज हैं वो अवॉइड करें। जो मैंने आपको कलौंजी और कॉफी का बताया, कॉम्बिनेशन बड़ा आसान है, हर दफे में मिल जाता है। इसको एज अ हेयर मेकअप यूज कर सकते हैं, लेकिन येस जैसे ही आप बाल वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा। अच्छा एक बात और, ये हमने डाई के वाले से बात करी, लेकिन बहुत सारे डाई ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए हम किचन में जो खवातीन काम कर रही थी, तो आपके स्किन के मसाम खुले होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बालों में कोई डाई लगाते हैं तो आपकी स्कैल्प खुली होती है, ठीक है, फॉलिकल, तो वो आपके अंदर एक तो ट्रैवल कर जाता है, फिर ना सिर्फ वो बल्कि हम देखते हैं कि हमारे चेहरे से अंदर वो हमारे चेहरे पे आ जाता है, पर यही जो बुरा कलर होता है ये हमारे लिए छाइयां भी बन जाता है। वेरी ट्रू, क्योंकि ये आपका एक पिगमेंटेशन कॉज करता है। तो आपको ये डाई लगाने से पहले उसके सारे प्री रिक्विजिट्स पढ़ने चाहिए। अगर आप पार्लर में भी डाई लगवा रहे हैं तो आप अपना जरूर, यू हैव द राइट कि आप देखें कौन सा डाई यूज कर रहे हैं, पीपीटी चेक करें उसके अंदर। और यूजुअली आपको डाई जब यूज करें तो फेस पे आप सनब्लॉक या कोई ऐसी चीज लगाएं, एनीथिंग दैट इज प्रोटेक्टिव जी। अच्छा ऑल्सो देखिए बहुत सारे लोगों की स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होती है, सो क्या ड्राई स्कैल्प पे, मतलब जो घर में तो लोगों को पता नहीं ना, बस आपने बनाया जी, डाई बनाया और आपने सर पे लगा लिया, सो क्या आपको ड्राई स्कैल्प पे लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ड्राई स्कैल्प को पहले चेक करना चाहिए, केमिकल्स लगा दिए, उस पे डैंड्रफ तो नहीं है, उस पे दाने तो नहीं निकले हुए हैं, फंगस तो नहीं हुआ हुआ है, तो उसमें तो डाई बिल्कुल ना लगाएं। उसके लिए वेट करें, हमसे मिले, हम आपको डाई का तरीका ही बताएंगे और पूरा आपको बताएंगे किस तरह यूज करना है। देखिए बेसिकली जो भी आपकी डैमेज स्किन होती है उस पर डाई लगाने की जरूरत नहीं होती और वो खराब कर देगा। डाई तो थोड़ा सा आप समझें एलर्जेनिक है, लेट्स कॉज इट दैट वे, कि एलर्जीज होती हैं, स्पेशली जिन लोगों की फैमिली में एस्मा होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, एलर्जीज जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, आपको पता है इतना कॉमन है, उनको अवॉइड करना चाहिए। डाई लगाने से पहले एक ब्लड टेस्ट करा लें, IgE ब्लड टेस्ट होता है। उसके अंदर मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ, लोगों के जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, जो भी कलर्ड चीज़ें वो अवॉइड करें। बाकी आप डाई यूज़ करें, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ एंड थिंग्स। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत आता है, डाई के रिएक्शंस डायबिटिक पेशेंट्स में इतने आते हैं कि हाई शुगर हुआ हुआ है, किसी वजह से उन्होंने नहीं किया, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमारे बहुत कॉमनली अपनी मर्जी से दवाई खाते हैं। आज तबीयत ठीक लग रही है, आज छोड़ देता है डॉक्टर साहब, कल तबीयत ठीक लग रही है। एक्चुअली आपकी तबीयत ठीक उसी वजह से हो रही है, जब तक आपका डॉक्टर आपकी डोज कम नहीं करे आप नहीं कम करें, उसकी वजह से भी डाई में रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो ये बड़े प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। डाई लगाने से पहले आप 100 दफ़ा सोचें
पहली बात तो आप अवॉइड करें। अगर जैसे मैंने आपको एक नेचुरल रेमेडी बताई है, कलौंजी और कॉफी आसान है, एक आपने मिक्स करके रख लिया, इसको एक तरह से जी 1-2 टाइम के लिए, जब तक आपने वॉश नहीं किया आपका वो लगा रहेगा, ठीक है ना। आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं रेगुलरली, और विटामिन डी टेस्ट जरूर कराइए। विटामिन डी की कमी की वजह से बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं। दूध दही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे और बात ये थी आपने बाल डाई करने से पहले 100 दफा सोचे, लेकिन हम जो 100 दफा सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे अच्छा कलर कौन सा करना है, हम ये नहीं देख रहे होते कि कलर कैसे करना है और कौन से मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। ये नहीं है कि डॉक्टर काशिफ ने कह दिया तो आपने कलौंजी और वो कॉफी लगा के हफ्ते तक बाल नहीं धोए तो वरना वही होगा वो जो सती ने कहा ना कि स्कैल्प काली हो जाती बाल नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। शैम्पू चुराना तो आसान होगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स छुपाना मुश्किल। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ऑयल्स की गुडनेस मिले वाटिका शैम्पूज में। अब चुरा के लगाएं या बता के बाल सब कह देंगे। वाटिका शैम्पूज, ऑयल और शैम्पू का विनिंग फॉर्मूला। 101 बाय आइकॉन लाहौर। विक्टोरियन आर्किटेक्चर के हामिल रिहायशी टावर्स और शानदार टाउन हाउसेस, 1, 2 और 3 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट टावर्स के दरमियान फैमिलीज के लिए इंतहाई दिलकश सेंट्रल कोर्टयार्ड। 042 111 333 333. A project by Icon Developers. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। गरम या ठंडी चीज खाने से दांतों में शदीद तकलीफ होती है। इसका हल है सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का बाकायदगी से इस्तेमाल, जो आराम पहुंचाता है, वो भी सिर्फ 60 सेकंड। इट्स ब्रिलियंट। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो मौसम बेहतर हुआ है, अब दरियाओं में पानी आना शुरू हुआ है, नहरों में पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है, तो फिर शहरी जो हैं वो भरपूर तरीके से जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो जाके स्विमिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल। और देखें ना जो पाबंदियाँ थी उन तमाम तर पाबंदियों का हवा में उड़ा के ये जो आप पानी की बात करें, सैलाब से पानी आया ना, तो अब यहाँ पे देख लें कि सूरत हाल क्या होगी हमारे नदी नालों और दरियाओं की। तो इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है नासिर हसन खान की, आपके साथ शेयर करते हैं। और अब यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।